good morning. Welcome to Unacademy UGC Net. A very good morning to all of you. मेरा नाम अदिति है गाइस और आप सभी लोगों के लिए डिजिटल और एनवायरमेंटल अफेयर्स लेके आते हैं हर रोज सुबह 8 बजे। तो एक बार मुझे ये भी चेक करा दीजिए। So that we can start our session. अगर ये भी एकदम क्लियर है गाइस तो एक बार मुझे नोटिफाई कर दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग सुमित, अंशु, अमिता, ग्रेस, भगवाना, अमन। अमन बिल्कुल आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे फुलफिल किया जाएगा और आपने बहुत सही बात बोल दी है क्योंकि आपके लिए आने वाले सीरीज के अंदर हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं और डेफिनेटली मैं टाइमिंग को लेकर भी कुछ चेंजेस करूंगी और सब्जेक्ट्स को लेकर भी कुछ चेंजेस करेंगे। बिल्कुल यूट्यूब पे और भी कुछ नए सब्जेक्ट्स है जिसे ज़रूर इंक्लूड करूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों की बातें करी जाएगी, ज़रूर अकम्प्लिश की जाएगी। ओके, तो मेरा नाम अदिति शर्मा है गाइज। अगर कोई भी इस वीडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, तो आपको हम बता दें अनअकैडमी यूजीसी नेट यूट्यूब का आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए गाइज पेपर 1 की डेली क्लासेस कंडक्ट करती है और अपने अपने रिस्पेक्टिव पेपर 2 की क्लासेस भी कंडक्ट करती है। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करी हुई है गाइस, तो कर लीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अराउंड 40-45 डेज अब आपके एग्जाम के बचे हैं और ये टाइम बेस्ट टाइम है। ऐप को इंस्टॉल करिए और जाकर अपने अपनी क्लासेस में रजिस्टर करने लग जाइए। पुरानी जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं उन क्लासेस को अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए और उसके बाद लाइव सेशंस में आके उनके डाउट पूछिए। यही टाइम है गाइस जिसमें आप लोगों को डबल काम करने की जरूरत है सो दैट आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप मेरी कोई भी क्लास देखना चाहते हो, इसके अलावा और भी किसी एजुकेटर की कोई क्लास देखना चाहते हो, क्लास ओपन होने के लिए आपसे एक रेफरल कोड मांग रहा है, तो रेफरल कोड आप लगा सकते हैं अदिति 10। और अभी तक अगर आप प्लस पे नहीं आए हो तो बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन गाइज। अदिति 10 रेफरल कोड से इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस के अंदर आपको आपकी पसंद के टीचर्स के थ्रू पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा, आपको सभी के सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सब मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मुझे अनअकैडमी पर आप लोग एनटीए यूजीसी नेट डोमेन में ढूंढ सकते हैं। अदिति शर्मा के नाम से प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पर एक फॉलो का बटन मिलेगा और यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको प्लस की सारी बैचेस मिल जाएंगे, स्पेशल क्लासेस के सारे बैचेस मिल जाएंगे। सी ऑल पे क्लिक करिए और क्लासेस देखिए। प्लस और आइकॉनिक बी अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, ये अनअकैडमी का लोगो है गाइस, अनअकैडमी का टाइटल है। लेट्स क्रैक इट बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा प्लस ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको भी बता देते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी चल रहा है, 5 बजे शाम में इसकी क्लास होती है, 5 PM, राइट, जिसे आप रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हो। उसके पहले मैंने ऑलरेडी 5 यूनिट्स कंप्लीट करवाई है, तो वो 5 यूनिट्स भी मिल जाएगी। 6th यूनिट मेरे साथ पढ़ रहे हो और बची हुई यूनिट्स भी आप कंप्लीट कर लेंगे मई तक। तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, फिर वही बोलती हूँ, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए अच्छा है। 3 मंथ का बेस्ट है अगर अभी का सिनेरियो देखें, बट वो उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनका तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और वो रिविजन पर्पस के लिए देख रहे हैं या फिर एक सेकेंड सेकेंड टाइम दे रहे हैं उनके लिए। बाकी 6 महीने का बेस्ट होता है, बट क्योंकि 6 महीने की फीस में और 12 महीने की फीस में मुझे ज्यादा इकोनॉमिकल 12 महीने का लगता है, इसलिए मैं हमेशा 12 महीने ही बोलती हूँ। रेफरल कोड अदिति 10 से इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और आंसर दीजिए। थंबनेल के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगी आप लोगों से। कल का न्यूज है गाइस, आप सभी लोगों ने डेफिनेटली इसे न्यूज में देखा होगा, आईएनएस करंज के बारे में। कल एक नया शिप है जो आप लोगों के न्यूज में बहुत फेमस रहा था। एक नया सबमरीन है जो आईएनएस की ब्रिगेड के अंदर शामिल हुआ है, आईएनएस करंज जिसका नाम है गाइस। आपको ये बताना है कि आईएनएस करंज जो है वो कंप्लीटली मेड इन इंडिया के तहत गाइस बनाया गया है। कंप्लीटली इंडिया में उसे अकम्प्लिश किया गया है और फाइनली अब वो जो है वो हमारी फ्लीट का पार्ट हो गया है। आपको ये बताना है कि कौन से प्रोजेक्ट के अंडर इसे बनाया गया था। गुड क्वेश्चन, राइट। और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जितने भी लोग आए हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ
मेहनत का काम कर रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। INS Current is a part of 6 Scorpion submarines which are built being under which project? The correct answer for this question will be Project 75. गाइस ऐसे क्वेश्चंस हमसे स्टेटमेंट असर्शन वाले टॉपिक में पूछ लिए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 75 होगा, 72 नहीं होगा। इंडियन नेवी जो है उन्होंने 10th ऑफ मार्च को कमीशन कर दिया है किसे? INS करंज को, जो कि थर्ड स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये भी याद रखना है कैसा है, डीजल इलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। ये वाटरक्राफ्ट जो है गाइस, ये बेसिकली इंडियन ओशियन के अंदर जो पाकिस्तान और चाइना का बढ़ता हुआ, बेसिकली आप देख रहे हैं ना कि उनका अपीयरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पिछले समय के अंदर, राइट। तो उसको देखते हुए हमने इसे बनाया है एज एन स्ट्रैटेजिक मूव। और जो हमारे एडमिरल है, अभी कौन है कौन है नेवी चीफ एडमिरल VS शेखावत जी, उन्होंने इसे जो है कमीशन करने के बारे में बात करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम 1971 वॉर के अंदर। और अब फाइनली इसे टोटली कमीशन कर दिया गया है। कहां पर हुआ था? ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ महाराष्ट्र में हुआ है, मेजागॉन डॉक, ठीक है। सेकेंड INS जो था वो 2019 में आया था और अब फाइनली ये हो गया है, ठीक है ना, जो कि थर्ड है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इसकी फोटो भी है गाइस, ठीक है ना। अभी हमारे एडमिरल कौन है गाइस? अभी कौन है एडमिरल? एडमिरल जैसे कि जो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है इंडियन नेवी के अंदर, कौन है एडमिरल, ये आप बताएं मुझे। और फिर हम नेक्स्ट का क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थंबनेल पे दिया था। अमृत महोत्सव ये कहाँ पे होने वाला है गाइस? करमवीर सिंह, बिल्कुल सही। करमवीर सिंह विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। और अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए भाई, अटेंडेंस लगा दीजिए सभी लोग, सबसे पहले तो जितने भी लोग क्लास में हैं एक बार अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए। आजकल यूट्यूब का थोड़ा बग लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी कमेंट्स भी आपके ऑफ हो जाते हैं। अमृत महोत्सव कहां पर होने वाला है गाइस? तो देखो करेक्ट आंसर इसको होगा साबरमती आश्रम। कहां पर है साबरमती आश्रम? हम सब जानते हैं भाई, ये आश्रम फेमस भी है बहुत। क्यों फेमस है, किससे रिलेटेड है ये? तो ये महोत्सव जो है वो साबरमती आश्रम के अंदर होने वाला है। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है गाइस, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मार्च 10 2021 के अंदर जितने भी MPs हैं उन सभी को बोला कि वो इस महोत्सव के अंदर पार्टिसिपेट करें, राइट। इस महोत्सव के अंदर उन्हें बोला गया पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि 12 मार्च से शुरू होने वाला है, यानी आज से 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस विद ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करने के लिए इसे बनाया गया है गाइस, ठीक है। गुजरात के अंदर है, गांधी जी की वजह से बहुत फेमस है, आप सब जानते हो। ये जो फेस्टिवल है ये 75 लोकेशंस में होगा फॉर 75 वीक्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए। मुझे बताइए इसका लोगो क्या है गाइस, लोगो मुझे बताइए कि महोत्सव का लोगो क्या है ना। लोगो आपको मुझे बताना है। माय गवर्नमेंट जो आप लोगों की वेबसाइट है, वहां पर एक लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट भी चलने वाला है इसका, राइट। गवर्नेंस, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म, प्रोग्रेस, पॉलिसी, सभी के बारे में जो थीम्स है ना वो आप लोग यूज करेंगे इस पार्टिसिपेशन के अंदर, और इनसे आप एक डिजाइन करेंगे क्या, लोगो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सालदा लेक, ये जो है गाइस इसे मार्स ऑन अर्थ बोला जाता है। कौन सी कंट्री के अंदर ये लोकेटेड है, ये आपसे पूछ रही हूँ। और इसे क्यों बोला जाता है मार्स ऑन अर्थ, ये भी आपको बताना है। सालदा झील मार्स ऑन अर्थ कहा जाता है इसे, कौन से देश में है और क्यों इसे कहा जाता है ये भी डिस्कस करेंगे। इजिप्ट, टर्की,
सूडान या मोरक्को? सूडान आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। देखो गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गाइस टर्की। मार्स ऑन अर्थ जो है वो किसे बोला जाता है? सादला लेक को बोला जाता है, और ये है आपका टर्की के अंदर, नहीं सूडान के अंदर नहीं है, टर्की के अंदर है गाइस, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों ऐसा है, कि क्यों इसे कहा जाता है, देखो जो साइंटिस्ट है ना वो इसे देखते हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से जो रेड प्लैनेट का एंशियंट लाइफ है, बिल्कुल वैसे ही साइंस यहाँ पर दिखते हैं। नासा ने अभी जितना भी आपका डेटा गैदर किया है, जितना भी उनका रोवर्स है ना, जिसको अभी आप लोगों ने कल भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इसका, है ना, रोवर प्रिजर्वेंस, उनने जितना भी एक्सप्लोर किया है उन सबको देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी लगती है। और इसीलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट टर्की वाले पार्ट को जो है, जो जहां पर एक्चुअली में ये लेक है, उसे बिल्कुल रेड प्लैनेट जैसा कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपका क्रेटर है गाइस, ये लोकेटेड है मार्स के अंदर, और वहां की बिल्कुल एंशियंट लाइफ सिमिलर लगती है इस लेक से, इस वजह से। इस लेक की अगर हम लोग बात करें तो डायमीटर है 49 किलोमीटर्स का। बहुत बड़ा क्रेटर है ये, तो बहुत ही बड़ा, ठीक है ना। माना जाता है कि इस क्रेटर में एक समय पर पानी था, बट अब नहीं है। एकदम फैन डेल्टा डिपॉजिट रिच इन क्ले, ठीक है, गीली मिट्टी में बहुत रिच है ये, क्ले के अंदर रेड कलर का है ये बिल्कुल। और साइंटिस्ट कंक्लूड करते हैं कि इस लेक के अंदर जो है वो बहुत पीरियड्स पहले कंटिन्यूअस सरफेस रन ऑफ हुआ है, इसी वजह से अब ऐसा दिखने लग गया है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टर्की। टर्की के अंदर है, क्यों बोला जाता है ये भी आपने देख लिया, साइंस बहुत सारे सिमिलर है। और नासा ने इस चीज को बोला कि यहाँ पर, और जो मार्स का कौन सा क्रेटर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जीजरो क्रेटर, ये दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मानी जाती है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। कैपिटल क्या है भाई? टर्की की कैपिटल क्या है, कोई पूछ रहा है? कैपिटल कैपिटल खेले चलिए। टर्की की कैपिटल अंकारा है क्या? इजिप्ट की कायरो है क्या? चलो सूडान की बताओ, मोरक्को की बताओ। इस्तानबुल सही लिखी है क्या मैंने, या गलत लिखी है? कुछ इस तरीके का दिखता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये डिजिटल के अंदर आएगा तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, है ना। ऑनकारा नहीं, अंकारा है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी जो है, रिसेंटली इन्होंने नोटिफाई किया गया इस, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दे हैव डिक्रीज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग फ्रॉम रुपीज 100 करोड़ टू व्हाट? पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में। सूडान की कैपिटल खार्तूम है, बिल्कुल सही। इस्तानबुल नहीं है यार, हमको तो अंकारा ही याद है। मोरक्को की कैपिटल क्या है, चलिए बताइए। पर उससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड है। कितना हो गया गाइस? 100 करोड़ से देखो ये 20 करोड़ पे आ गया है, ठीक है ना। 100 करोड़ से अब कितने पे आ गया है? ये 50 करोड़ पे, सॉरी 20 नहीं 50 करोड़ पे आ गया है। तो ये जो नया रूल है ना, ये कहाँ आने वाला है? ये April 1 से इफेक्टिव हो जाएगा गाइस। जो आपका सीबीआईसी है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है ना, उन्होंने ये रूल बनाया है, जो आपकी थ्रेशोल्ड है वो अब 50% कम हो गई है, ठीक है ना। जितनी भी आपकी नोडल नेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने ये बात करी, चाहे आपका कस्टम डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट हो, जीएसटी डिपार्टमेंट है, सर्विस टैक्स, नार्कोटिक्स, सभी डिपार्टमेंट ने इसे डिसाइड किया है। ये बेसिकली 1855 के अंदर ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इसे एस्टैब्लिश किया था, और अब इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। GSTIN, ये सॉफ्टवेयर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। आप लोगों से अगर कभी पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसे किसने डेवलप किया है, तो इन्फोसिस का नाम आप सभी ने सुना होगा। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, ITN, इन्फोसिस और ITN, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। डिजिटल अफेयर्स में इतना ही आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका डिटेलिंग में नहीं जाना है, मैं फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में नहीं लेके जाना चाहती हूँ। बट हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया था, तो इन्फोसिस और ITN, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, इन्होंने मिलकर बनाया था। कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो GSTIN।
अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिसेंट न्यूज आई है और ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ट्राई के बारे में है। और ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि अपन एनवायरमेंटल अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल के साथ साथ डिजिटल अफेयर्स। देखो आपको पता है आईसीटी के अंदर आपका एक टॉपिक है करंट ट्रेंड्स इन आईसीटी, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्राई जो है वो है आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने गाइस अभी रिसेंटली नोटिफाई किया और एसएमएस को जो है उन्होंने बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए। और उन्होंने ये नोटिफाई किया कि एवरी एसएमएस कंटेंट विल बी वेरीफाइड फर्स्टली, देन इट विल बी डिलीवर्ड टू द यूजर्स। तो आपको मुझे बताना है कि ट्राई कहाँ पर है, पहले तो ये बता दो। मुंबई में है, नोएडा में है, न्यू दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कहाँ पर है ट्राई? इसके बाद में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए गाइस जो आपके एनवायरमेंट पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताओ मुझे। देखो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है गाइस? वो है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस न्यूज की। देखो इस न्यूज के अंदर गाइस मैंने जैसे आपको बोला ना, एसएमएस सर्विसेज को यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया गया था सेकंड फेज में। और ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, है ना। तो क्योंकि आपको पता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी अब होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन ये सारी चीजें भी अब ऑनलाइन ही होने लग गई है। तो ओटीपी जनरेट होने में और एसएमएस के ट्रांसफर होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको लेकर ये मूव लिया गया है। जो बैंक और ई कॉमर्स फर्म्स हैं उनको बहुत ज्यादा झटका यहाँ पर मिला होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने इसे नोटिस किया है पिछले 2-3 दिन में आप लोगों ने शॉपिंग की होगी 5 तारीख के बाद में, तो आपको ये महसूस जरा जरूर हुआ होगा। ओटीपी जनरेट होने में प्रॉब्लम हो रही थी और ऐसी बहुत सारी सेवरल प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसीलिए ट्राई ने ऐसे बोला कि हर एसएमएस कंटेंट को पहले वेरीफाई किया जाएगा, फिर यूजर्स को डिलीवर किया जाएगा, तब तक कोई भी नहीं होगा। और इस प्रोसेस ऑफ एसएमएस कंटेंट को वेरिफिकेशन को बोला जाता है एसएमएस स्क्रबिंग। अगर आप नोट्स बनाते हैं ये वर्ड लिख लेना, ये आप लोगों से आईसीटी में पूछा जा सकता है। एसएमएस स्क्रबिंग का क्या मतलब है? स्क्रबिंग आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको स्क्रब करते हैं, है ना। किचन में हम स्क्रब करते हैं, स्क्रब का मतलब क्या होता है? सफाई करते हैं। तो बेसिकली यही भी है कि एसएमएस का जो कंटेंट है ना उसको वेरीफाई किया जा रहा है। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपसे ट्राई के बारे में पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। 1997 में 1997 के अंदर ये बनी थी गाइस, ठीक है ना। इंटरनेट शॉपिंग को बहुत झटका मिला था ये, अगर आपने 5 तारीख के बाद शॉपिंग की तो आपने भी इसे महसूस किया होगा। अब देखिए आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। जो बच्चे मेरे साथ में लास्ट बैच में मेरे साथ थे उनको याद होगा कि मैंने स्पेशल क्लास में करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र नाम की एक सीरीज चलाई थी, जिसका रिवीजन बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है, ठीक है ना। ऑल दो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स थे आप लोगों से डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे पूछे भी गए थे एग्जाम में। आई मीन जो पुराने बच्चे थे उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए। देखो जैसे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, मुंबई में नहीं है, न्यू दिल्ली के अंदर है हेडक्वार्टर। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट मान के चल लेना। पिछली बार का पैटर्न देखा जाए एनटीए का, तो इतने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे स्टेटमेंट के जिसकी हद नहीं। और चलिए गाइस अब 10 मिनट बचे हैं क्लास के, तो एक शेयरिंग का राउंड जरूर हो जाए। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। और ये भी याद रखें कि 8:30 बजे आज आपका जो टेस्ट है वो 8:30 बजे है, जिसमें मैं आपसे पीपल एनवायरनमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक बार शेयर हो जाए, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक हो जाए। आइए डिस्कशन करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इसके बारे में क्या यहाँ पर सही बातें चल रही है। सबसे पहले तो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट जो है वो एक इंडियन एनुअल रिपोर्ट है, जो कौन निकालता है गाइस? सीडीपी निकालती है, सीडीपी इंडिया इसे निकालती है। इस रिपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जितनी भी कंपनीज है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, उनका कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, किस तरीके से वो काम कर रही है ना। और नाउ अगर हम बात करें, इंडिया अराउंड टॉप 5 कंट्रीज में आ गई है गाइस। 2019 के अकॉर्डिंग हम देखें तो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स के, जिसमें 38 इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बना ली है कि वो अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन के लिए एक प्लान बनाएंगे।
एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिनको अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है। सिग्निफिकेंट राइज जो है वो आप देख रहे हैं 2018 से। अगर हम लोग बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी एक ग्लोबल डिस्क्लोजर सिस्टम है जो कंपनीज को, सिटीज को, स्टेट्स को, मतलब बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रिक सर्किल में आप देख सकते हैं, इनमें काम करता है मेजर और मैनेज करने का, जितना भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है उन्हें ये कलेक्ट्स और कोलेक्ट करता है, सेल्फ रिपोर्टेड एनवायरमेंटल डेटा अराउंड द वर्ल्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज एम्ड एट मेजरिंग द कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज जो डिफरेंट कंपनीज लेती है, जितनी भी आपकी फर्म्स है जो ऑपरेट हो रही है अक्रॉस द ग्लोब, इन सब के बारे में बात करता है। तो एक ग्लोबल बिल्कुल डिस्क्लोजर सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बात है और थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। जो बच्चे ये क्वेश्चंस नहीं करके जाते हैं ना, उनका पीपल एनवायरनमेंट वाला पोर्शन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम्स में देखे जाते हैं। आप जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 ये किसने रिलीज किया, आपसे पूछ रही हूँ। यूएनईपी ने, यूनेस्को ने, यूएनडीपी ने, या जर्मन वॉच ने? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये जर्मन वॉच है क्या? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को तो आप जानते ही हो पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर्स है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर केनिया में है, डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में है क्या? जर्मन वॉच क्या है पहले तो मुझे ये बताइए, और उसके बाद बताइए किसने रिलीज किया गाइस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, और कौन सी कंट्री है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कौन सी कंट्री है जिसने अपने आप को बोला है कि 2022 तक वो कंप्लीटली कार्बन फ्री हो जाएंगे, कंप्लीटली। देखिए गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जर्मन वॉच। मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि क्या है जर्मन वॉच, बताओ। तो देखो अगर हम लोग एनवायरमेंटल इंटरनेशनल थिंक टैंक की बात करें ना, तो वो है जर्मन वॉच, और ये जर्मन वॉच ही है जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 को रिलीज करता है। नो, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जर्मन वॉच। ये एनुअल पब्लिशिंग जो है बहुत सारे बच्चे करके आते हैं, इसमें यूएनईपी एनवायरमेंट प्रोग्राम करके आते हैं, बट वो नहीं करती है। ठीक है ना, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंकिंग टैंक जो है वो है जर्मन वॉच, जो ये पब्लिश करता है एनुअली। ठीक है ना, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, इन सब को लेकर भी जो वेदर रिलेटेड लॉस होता है ना, उनको भी यहाँ पर देखा जाता है। ये एक बेसिकली जर्मनी बेस्ड वॉच सिस्टम है, जो कि एक थिंक टैंक है, जो इनके बारे में आपको बताता भी है, साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि इसे ओवरकम कैसे करना है। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के अंदर ये काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो बर्लिन और बॉन के अंदर है गाइस। इंडिया फिफ्थ मोस्ट वनरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज का नाम लेते हुए। क्या है? फिफ्थ मोस्ट वनरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जर्मन वॉच। हिंट भी दिया था पर आपने लिया नहीं, समझे? तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके, लाइव चैट में नहीं, कमेंट करके जरूर बताना अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र में अपन ने डिस्कस किए थे उन्हें मैं डेली डिस्कस करूँ, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इनका एक रिविजन सीरीज जरूर लगाने की जरूरत है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली कौन सा इंस्टीट्यूशन है गाइस जिसने रिलीज किया है इट्स प्लान कॉल्ड 2030 डिजिटल कंपास प्लान? ओके, वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। भाई वेलकम टू अन अकेडमी सुधांशु पांडे जी, न्यू स्टूडेंट। 2030 डिजिटल कंपास प्लान किसने रिलीज किया है? भाई आंसर इसका हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, पता नहीं क्या, वर्ल्ड बैंक। ये अपन ने अभी थोड़े दिनों पहले ही डिस्कस किया था, और कल मैंने यूरोपियन यूनियन का एक और क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस यूरोपियन यूनियन।
2030 डिजिटल कंपास प्लान जो है वो इन्होंने ही पुट फॉरवर्ड किया है, जिसके अंदर 27 कंट्री जो है वो की टेक्नोलॉजीज जो कि चाइना या फिर यूएस से ओन की गई है उन्हें एक्सपोज करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर काम चल रहा था, क्या होने वाला है, ये सब चीजें डिस्कस की जाएगी। ठीक है ना, अभी तक फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है, ये प्लान जो है पार्लियामेंट के अंदर शो किया जाएगा। और इसे इस नाम से इसलिए दिया गया है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है गाइस, it wants to produce the fifth global output of cutting edge semiconductor by the end of this decade। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड आप लोग जानते हो हमारे प्रोसेसर सिस्टम्स भी होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे और एफिशिएंट काम यहीं से होते हैं। और आने वाली एज किसकी है, क्वांटम कंप्यूटिंग की है। किसकी है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर्स की है। तो आने वाले 5 साल के अंदर वो काम किया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स जो सुपर कंप्यूटर्स बनाने के भी काम में आ रहा है भाई, है ना। जैसे आप लोगों को पता हो तो हम लोग बात करते हैं किसकी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, जो कि 1939 से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन थी जहां पर हम लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोसेसर और अ कैबिनेट और अ सीपीयू सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में सेकंड जनरेशन आई जिसमें हम ट्रांजिस्टर सिस्टम यूज करने लगे थे। फिर हमारे पास में थर्ड जनरेशन आई जिसमें हम आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करने लगे थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बाद में हमने उन इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे बहुत काम किया। और फोर्थ जनरेशन में हम एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ले आए थे, जो कि वेरी आई मीन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वहां पर यूज किए जा रहे थे, है ना। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, कंप्यूटर का साइज, प्रोसेसर का साइज छोटा होता रहा, और आप आज देखते हो कि एक छोटी सी चिप पर आपका पूरा प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है। मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी इंटेल की वो जो चिप लगी हुई होती है ना, वही सेमीकंडक्टर चिप हो वो, अगर उसे हटा दो तो पूरा सिस्टम फेल है, कोई काम नहीं कर सकता है ना। अब तो क्वाड प्रोसेसर, 8 प्रोसेसर, अभी जैसे लेटेस्ट जो है वो कोर 9 प्रोसेसर चल रहा है, i9 चल रहा है अभी। अब आप सोच सकते हो कि कितना लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ये चीज आप याद रखें। अब जो फिफ्थ जनरेशन है जिसे एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है, और एज ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी पे अब काम किया जा रहा है गाइस, ये है आने वाला समय। और इसी को यूरोपियन यूनियन टारगेट कर रहा है 2030 डिजिटल कंपास प्लान में। हम अभी तक क्या है, हम सुपर कंप्यूटिंग की रेस में कंपीट करने का बात कर रहे हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर, जिसमें परम सिद्धि अभी रिसेंटली हमारा बहुत न्यूज में चल रहा है। ठीक है ना। जितने भी आप लोगों के काम चल रहे हैं, जैसे हमारा देश है, देखो आपने भी पता होगा हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हम सब कुछ एकदम इंडिपेंडेंटली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स जो है हम लोग लॉन्च कर रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत। बिल्कुल वैसे यूरोपियन यूनियन भी क्या कर रहा है, जितने भी टेक्नोलॉजीज आपकी नॉन यूरोपियन कंट्रीज से आ रही है उनको कट डाउन करने की, डिपेंडेंसी कट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अपने देश के अंदर बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज जो 27 मेंबर्स है उन्हीं के अंदर इसे बनाने की बातें कर रहा है। ठीक है ना। और ये कब हुआ है, ये पेंडेमिक सिचुएशन में जो एक्सपोजर हुआ है ना चाइना का और यूएस का, उसे देखते हुए ये डिसीजंस ले रही हैं सभी कंट्रीज। हमने भी लिया था, जैसे आप जानते हो हम कितना डिपेंडेंट थे चाइना पे, बट अब हम डिपेंडेंट नहीं है। इवन अब हम हार्डवेयर भी इंडिया के अंदर ही डेवलप करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें तो अराउंड $1 बिलियन वैल्यूएशन का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि गीगा बाइट नेटवर्क होने वाला है। ठीक है ना। तो अराउंड 2030 तक सभी घरों में जितने भी पॉपुलेटेड एरिया है सबके अंदर 5G आ जाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा, इंटरेस्टिंग सीखा होगा, राइट। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके फिर आएंगे कल। जो भी पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे साथ करना चाहते हैं, पेपर टू कंप्यूटर साइंस के अलावा भी अगर कोई और है तो भी आप लोग मेरे रेफरल कोड से कंप्लीट कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट अभी आपका होने वाला है तुरंत इस क्लास के बाद में 8:30 बजे आ जाइएगा। एनवायरमेंट के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आप लोगों से 8:30 बजे, और फिर आईसीटी ब्रह्मा सीरीज के लिए